नमस्कार मित्रों, स्पार्कलिंग स्टडी स्टार्स में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं अशोक। जैसा कि आपको विदित है, रीट भर्ती परीक्षा पर्यावरण अध्ययन लेवल प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र की पीडीएफ जो आपको स्पार्कलिंग स्टडी स्टार्स के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल या प्रोवाइड करवाई थी, उसी का सॉल्यूशन लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। आपने अच्छे से प्रश्न पत्र हैंडल किया होगा, उसके तत्पश्चात अपना आंसर्स बुक्स में आंसर्स भी लिखे होंगे। अब आप आसानी से उनका मूल्यांकन कीजिए। यदि किसी मित्र के प्रश्न कम सही हुए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेहतर से बेहतर की तलाश कर मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, लेकिन टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ प्रश्न संख्या फर्स्ट। प्रश्न संख्या फर्स्ट देखिए आप। परिवार पति पत्नी और बच्चों से मिलकर बना एक सामाजिक संगठन है, ये कथन किसका है? परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से मिलकर बना एक सामाजिक संगठन है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर में रीट भर्ती परीक्षा में परिवार टॉपिक से लेकर एक सीधी सीधी परिभाषा आई हुई है, तो इस बार भी परिभाषा मुख्य भूमिका निभाएगी। आपकी एग्जाम में एक परिभाषा देखने को मिल सकती है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट ऑप्शन एलियट तथा मेरिल, सेकंड ऑप्शन के.एम. कपाडिया, थर्ड मैकाइवर तथा पेज, फोर्थ लूसी मेयर। ध्यान रखिए, ये परिभाषा दी गई थी आपके एलियट तथा मेरिल ने, एलियट तथा मेरिल ने। सबसे डिफिकल्ट बात यह है कि सर परिभाषाएं याद नहीं रहती। ध्यान रखिए, अब मैं आपको इन तीन चारों के बारे में कुछ ट्रिक बताता हूं, ताकि आपको आसानी से परिभाषाएं परिवार टॉपिक से संबंधित याद रह जावे और लंबे समय तक याद रहे। ध्यान से सुनिएगा और गौर करिएगा। यदि किसी प्रश्न पत्र में परिवार टॉपिक से संबंधित परिभाषा में आपको सामाजिक संगठन देखने को मिल जावे, तो उसके अंदर दूसरे ग्रह से आपको एलियन लेके आना है। क्या लेके आना है? एलियन। सामाजिक संगठन में क्या आया? एलियन आया, ऐसे मानोगे तो एलियन से आपका एलियट हो जाएगा तथा मेरिल। बात समझ में आ गई? सामाजिक संगठन मिलते ही एलियन आ जाएगा, यानी सामाजिक संगठन में क्या घुस गया? एलियन घुस गया। अब देखो, इसके साथ साथ इसमें के.एम. कपाडिया, इन्होंने भी एक परिभाषा दी है कि भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से है। क्या परिभाषा दी? भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से है, ये इनकी परिभाषा है। तीसरे मैकाइवर तथा पेज, इन्होंने कहा परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है। यौन संबंधों पर आधारित होता है। ये परिभाषा किसने दी? मैकाइवर तथा पेज ने। याद रख लेना कैसे? मैक मतलब बनाना, मैक यौन संबंध। अब चौथी परिभाषा लूसी मेहर। यदि किसी पर्यावरण की परिभाषा में परिवार की परिभाषा में आपको गृहस्थ समूह, कैसा समूह? गृहस्थ समूह मिल जावे, तो वो परिभाषा आपके लूसी मेयर की होगी। उम्मीद करता हूं प्रश्न संख्या फर्स्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न, सिगरेट के धुएं में खाली जगह नामक पदार्थ होता है जो कैंसर रोग का कारण है। देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन निकोटिएना ट्रेबेकम। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? निकोटिएना ट्रेबेकम। सेकंड ऑप्शन पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। थर्ड ऑप्शन डेटूरा स्ट्रेमोनियम। ये स्ट्रेमोनियम लिखा हुआ है, मिसटाइप हुआ होगा। उसके बाद में स्कोपिलामिन। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले ध्यान दीजिएगा आप। इसका करेक्ट आंसर होगा आपके पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सिगरेट में पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन नामक पदार्थ पाया जाता है जो कैंसर रोग का कारण होता है। अब ध्यान दीजिएगा अदर्स ऑप्शन पर। देखिए, एक ऑप्शन दिया हुआ है निकोटिएना टोबेकम। ये आपके तंबाकू का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? ये तंबाकू का। किसका वैज्ञानिक नाम है? तंबाकू का। और ये डेटूरा स्ट्रेमोनियम, ये आपके धतूरा नामक मादक पदार्थ का वैज्ञानिक नाम है। ये इसको पिलामीन ऐसा कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही ऑप्शन में उठाकर दिया गया है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला प्रश्न ये है, दक्षिणी राजस्थान में विशेषतः भील जनजाति, दक्षिणी राजस्थान में विशेषतः भील जनजाति द्वारा स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट चिमाता कृषि, ऑप्शन सेकंड वालरा कृषि, ऑप्शन थर्ड मिल्पा कृषि, ऑप्शन फोर्थ झूमिंग कृषि। देखिए सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके चिमाता कृषि। क्या हो जाएगा? चिमाता कृषि। जिस भाई ने चिमाता कृषि ऑप्शन क्लिक किया है उसका बिल्कुल उचित आंसर है। अब ध्यान से देखिए अदर्श कृषियाँ, इनका नाम कहाँ कहाँ पर पुकारा जाता है, ध्यान रखिएगा। चिमाता कृषि हो गई स्पेशलिस्ट भील जनजाति द्वारा, किसके द्वारा? भील जनजाति द्वारा। वालरा कृषि होती है ये दक्षिणी राजस्थान में, कौन से राजस्थान में? दक्षिणी राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को वालरा कृषि कहा जाता है। अब देखिए मिल्पा कृषि ये मैक्सिको में, कहाँ है इसका? ये इसको मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कृषि कहा जाता है, मैक्सिको में। कहाँ पर? मैक्सिको में। उसके बाद झूमिंग कृषि, इसको उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में इस स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। वापस देखिए, चिमाता विशेषतः भील जनजाति और वालरा दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों द्वारा, मिल्पा मैक्सिको, झूमिंग उत्तरी पूर्वी भारत। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य में किस स्थान पर जापानी औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन नीम का थाना, सेकंड भिवाड़ी, थर्ड नीमराणा, फोर्थ कैथून। अब ध्यान से सुनिएगा, नीम का थाना ये पड़ता है आपके सीकर में, कहाँ पड़ता है? सीकर में। भिवाड़ी अलवर, और उसके बाद नीमराणा अलवर, सॉरी भिवाड़ी अलवर, हाँ ठीक है, नीमराणा अलवर, कैथून कोटा। अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके नीमराणा। यहाँ पर जापानी औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है और कैथून कोटा के अंदर मसूरिया कोटा की साड़ियाँ फेमस है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ 4 प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। 5वें क्वेश्चन की ओर, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट सीकर, ऑप्शन सेकंड चूरू, थर्ड झुंझुनू, फोर्थ जयपुर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपके झुंझुनू। कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय आपके झुंझुनू में स्थित है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, असंगत युग्म को पहचानिए, असंगत युग्म को पहचानिए। देखिए सबसे पहले बेणेश्वर मेला, माघ पूर्णिमा, नवा टापरा, डूंगरपुर और आदिवासियों का कुंभ। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए खलकाणी माता, आश्विन माँ, ओसियां, देखेंगे इसको भी एक बार। उसके बाद देखिए रणथंबोर मेला, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी रणथंबोर, बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ रणथंबोर में त्रिनेत्र गणेश जी का मेला लगता है और वो रणथंबोर मेले के नाम से भी जाना जाता है और वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। घुड़ला मेला देखिए जोधपुर का फेमस मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही लगता है, तो इसका असंगत युग्म हो जाएगा आपके खलकाणी माता का मेला ओसियां, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ 6 प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था तथा बाद में किसे घोषित किया गया? प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए 1962 तक सबसे पहला ऑप्शन एशियाई हाथी बाघ, ऑप्शन सेकंड बाघ शेर, ऑप्शन थर्ड शेर बाघ, उसके बाद ऑप्शन फोर्थ पांडा बाघ। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन थर्ड शेर बाघ। यानी 1972 तक इंडिया का जो नेशनल एनिमल यानी राष्ट्रीय पशु था वो शेर था, उसके बाद में बाघ यानी टाइगर को घोषित किया गया। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ 6-7 प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा इजी क्वेश्चन है। आज़ादी के दीवाने तथा जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी? देखिए ऑप्शन फर्स्ट प्रताप सिंह बारठ, ऑप्शन सेकंड सागरमल गोफा, ऑप्शन थर्ड कवि श्यामल दास और ऑप्शन फोर्थ हो गया आपके गोपाल सिंह खरवा। अब देखिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सागरमल गोपा। ये जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जैसलमेर में
अराजकता का शासन, कहने का मतलब यहाँ का शासक था जो बहुत ही क्रूर प्रकृति का था और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो आपको पता ही होगा थानेदार गुमान सिंह ने इनको जेल के अंदर मिट्टी का तेल डलवा कर इनकी हत्या करवा दी थी या जिंदा जला दिया था। अब देखिए प्रताप सिंह बारट, ये केसरी सिंह बारट के पुत्र थे और इनको अंग्रेजों ने पूछा कि आपकी माँ आपके लिए रो रही है यानी जेल के अंदर, तो इनका एक बहुत ही फेमस कथन है कि मेरी माँ रोए तो रोने दो, मैं मेरी माँ को हंसाकर लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की माँओं के आंखों में आंसू देखना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद में देखो कवि श्यामल दास, ये कवि श्यामल दास, इन्होंने आपको पता है वीर विनोद नामक ग्रंथ की रचना की। और उसके बाद में गोपाल सिंह खरवा, ये सशस्त्र क्रांति के भामाशाह राजस्थान के क्रांतिकारी थे। उम्मीद करता हूं 8% आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, चित्रकार श्रीधर अंधारे, बैजनाथ, नसीरुद्दीन। अच्छी तरीके से देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपके श्रीधर अंधारे यानी ऑप्शन बी, सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये आदर्श कौन थे? देखो सबसे पहले तो चित्रकार सरंगधर का उल्लेख कर्नल जेम्स टॉड ने किया है कि मारवाड़ में चित्रकार सरंगधर नाम का एक प्रसिद्ध चित्रकार रहता था। श्रीधर अंधारे हो गया देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय। बैजनाथ, ये देवगढ़ चित्रशैली का चित्रकार था। क्या था? चित्रकार, देवगढ़ चित्रशैली का चित्रकार था। और ये नसीरुद्दीन, जिसने रागमाला मेवाड़ के अंदर रागमाला चित्रित किया, किसने? नसीरुद्दीन ने। थोड़ी सी इसको ट्रिक देख लीजिए आप, इसको किस प्रकार याद करेंगे इस प्रश्न को, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। देखो श्रीधर अंधारे, देवगढ़ चित्रशैली पहले किसमें थी? अंधेरे में थी। किसमें थी? अंधेरे में। और इसको प्रकाश में कौन लेके आ गए? देवगढ़ चित्रशैली को श्रीधर अंधारे। अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, उत्सर्जी अंग वृषण द्वारा कौन सा हार्मोन स्त्रावित किया जाता है? उत्सर्जी अंग वृषण द्वारा कौन सा हार्मोन स्त्रावित किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट हो गया आपका टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सेकंड एस्ट्रोजन, ऑप्शन थर्ड प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन फोर्थ कोलेस्टेरोन। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या फर्स्ट यानी टेस्टोस्टेरोन। अब ये एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन मादा स्त्रावित हार्मोन है, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। और ये वृषण जो होता है नर उत्सर्जी अंग होता है, उसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन, मादा उत्सर्जी अंग द्वारा एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। और कोलेस्ट्रॉल आपके कोशिका झिल्ली का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो ऑप्शन 10 का करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आपके सामने देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अंदर आपको देखिए वापस 11वें नंबर का क्वेश्चन, इसमें तिलचट्टा, तितली, बिच्छू आदि जीवों को किस वर्ग में शामिल किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट एनेलिडा, ऑप्शन सेकंड आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन थर्ड निजेरिया, ऑप्शन फोर्थ पोरीफेरा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके आर्थ्रोपोडा संघ में। किस संघ में? आर्थ्रोपोडा संघ में। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसके साथ साथ ये जो पीछे 3 और संघ दिए गए हैं जीव जगत के, इसमें कौन कौन से जीव सम्मिलित होते हैं? सबसे पहले देखिए एनेलिडा, इसके अंदर आपके एनेलिडा में एक तो केंचुआ, क्या आ जाएगा? केंचुआ। अरे क्या हो जाएगा? एक तो सुनिए केंचुआ, क्या आ जाएगा? केंचुआ। उसके बाद में आ जाएगा आपके जोंक, केंचुआ, जोंक, नेरिस, ये किस में आ जाएंगे? आपके एनेलिडा में। किस में? एनेलिडा में। तो ये नेरिस, जिसको अपन कन खजूरा हिंदी में बोलते हैं, ये हो गया आपके एनेलिडा संघ। अब देखिए आप, उसके बाद में तीसरा नंबर का ऑप्शन निडेरिया, ये निजेरिया नहीं है, निडेरिया है। अच्छी तरीके से सुनिए, अब ध्यान से सुनो। निडेरिया संघ में एक तो आपके आ जाएगा हाइड्रा, क्या आ जाएगा? हाइड्रा। और दूसरे नंबर में आ जाएगा जेलीफिश, क्या आ जाएगी? जेलीफिश। ये हो गया निडेरिया संघ में। इन प्राणियों को याद रखिएगा। अगला ऑप्शन देखिए इसमें पोरीफेरा में देखिए आप, पोरीफेरा के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं? इसमें आपके एक तो आ जाएगा स्पंज, पोरीफेरा में स्पंज, और उसके बाद में एक आ जाएगा साइकन। पोरीफेरा में स्पंज एवं साइकन, ये 2 जीव आते हैं। उम्मीद करता हूँ 11वां प्रश्न अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर।
राजस्थान के कई क्षेत्रों के लोगों के दांतों की सतह पर पीले भूरे धब्बे देखने को मिलते हैं, ये किस रोग के लक्षण हैं? राजस्थान के कई क्षेत्रों में लोगों की दांतों की सतह पर पीले भूरे धब्बे देखने को मिलते हैं, ये किस रोग के लक्षण हैं? ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन फर्स्ट डेंगू, ऑप्शन सेकंड अमियोबायोसिस, ऑप्शन थर्ड फ्लोरोसिस, ऑप्शन फोर्थ आंत्रशोथ। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन थर्ड फ्लोरोसिस। आपको पता ही है राजस्थान में अजमेर व नागौर के बीच में कुबड़ पट्टी पाई जाती है, जिसके भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से ये फ्लोरोसिस रोग होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 13। तरुण भारत के राजेंद्र सिंह को किस महत्वपूर्ण योगदान के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट जल संरक्षण, ऑप्शन सेकंड सामुदायिक वानिकी, ऑप्शन थर्ड वन संरक्षण, ऑप्शन फोर्थ ऊर्जा संरक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन फर्स्ट जल संरक्षण। यानी तरुण भारत के राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उम्मीद करता हूँ 13 प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आगे होंगे। बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। रामसर कन्वेंशन की संधि कब अंगीकार की गई तथा इसका संबंध किससे है? तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट 1971 आंध्र भूमि, ऑप्शन सेकंड 1993 रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन थर्ड 1985 जल संरक्षण और ऑप्शन फोर्थ 2000 वन्य जीव संरक्षण। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन फर्स्ट आंध्र भूमि 1971 और ये रियो डी जेनेरियो 1993 नहीं 1992 में। आपको पता ही होगा ये जो विश्व पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो नामक स्थान पर। तो 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 15th। सही कूट का चयन कीजिए। सही कूट चयन करना है इसमें से आपको। देखिए सबसे पहले इसमें सुन लीजिए आप पहले। दूध बावड़ी ये आपके सिरोही में है। दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? सिरोही में। दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? सिरोही में। उसके बाद में खिन्नी बावड़ी कहाँ स्थित है? जालोर में। खिन्नी बावड़ी कहाँ? जालोर। चांद बावड़ी आभानेरी दौसा और उसके बाद परचा बावड़ी जैसलमेर रामदेवरा। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले दूध बावड़ी सिरोही यानी बीबी, ये ऑप्शन तो आपके कट गए। अब सुनो उसके बाद में दूध बावड़ी सिरोही बिल्कुल सही है, डी। उसके बाद में देखिए खिन्नी बावड़ी जालोर, दोनों में सी ऑप्शन सही है। उसके बाद में ये देखिए चांद बावड़ी दौसा, ये बी, यानी फोर्थ नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसने प्रश्न 15 में 4 आंसर को चयन किया है उसका बिल्कुल उचित आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ऑप्शन फर्स्ट बिछेंद्री पाल, ऑप्शन सेकंड मालावत पूर्णा, ऑप्शन थर्ड संतोष यादव, ऑप्शन फोर्थ अरुणिमा सिन्हा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन थर्ड संतोष यादव। ऑप्शन थर्ड संतोष यादव। अब सुनिए ध्यान से सुनिएगा। बिछेंद्री पाल ये प्रथम भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। प्रथम भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। उसके बाद मालावत पूर्णा ये सबसे कम उम्र की महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। उसके बाद संतोष यादव हो गया 2 बार चढ़ी। अरुणिमा सिन्हा ये प्रथम दिव्यांग महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। बात अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक बार आई रिपीट इट। बिछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। मालावत पूर्णा सबसे कम उम्र की महिला। संतोष यादव प्रथम भारतीय महिला जो 2 बार चढ़ी। उसके बाद में अरुणिमा सिन्हा दिव्यांग महिला प्रथम जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम बताना है आपको। देखिए इंडियन स्पेस रियूज ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्टेट रिसर्च ऑफिस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑफिस। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका हिंदी अनुवाद होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इंडियन भारतीय स्पेस अंतरिक्ष रिसर्च अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन संगठन, ये इसरो का पूरा नाम है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इसरो की स्थापना 1969
हुई थी इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ पर स्थित है इसका मुख्यालय? बेंगलुरु में। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है के शिवान। आगे बढ़ता हूँ प्रश्न संख्या 18 की ओर। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है? ऑप्शन फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सेकंड उपराष्ट्रपति, ऑप्शन थर्ड राष्ट्रपति, ऑप्शन फोर्थ महान्यायवादी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन थर्ड राष्ट्रपति। यानी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को आहूत मतलब बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और जबकि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ता हूं प्रश्न संख्या 19 की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक पश्मीना, ये शाल नहीं, थोड़ा मिस्टाइप हुआ, देखिए आप इधर शॉल ओढ़ने वाली, ठीक है ना। एक पश्मीना शॉल खालिस्तान साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनते में खाली जगह घंटों समय लगता है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट 6 स्वेटरों के बराबर गर्म और 200 घंटों का समय। ऑप्शन सेकेंड 10 स्वेटरों के बराबर गर्म और 250 घंटे। ऑप्शन थर्ड 10 स्वेटरों के बराबर गर्म तथा 200 घंटे। ऑप्शन फोर्थ 6 स्वेटरों के बराबर गर्म तथा 250 घंटे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक साधारण पश्मीना शाल 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा इसको बुनने में 250 घंटे का समय लग जाता है। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था? बहुत अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सबसे पहले देखिए ऑप्शन कटारगढ़, उसके बाद में बारडोली, उसके बाद में गोगुंदा, उसके बाद में चावंड। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके गोगुंदा। राणा प्रताप का राज तिलक गोगुंदा में हुआ था। राणा प्रताप का जन्म आपको सभी पता है, ये इनका जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर कटारगढ़ दुर्ग में बादल महल में हुआ था 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को। बात समझ में आ गई ना? इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में कटारगढ़ दुर्ग, उसके बाद में चावंड इनकी राजधानी थी, बारडोली और गोगुंदा में इनका राज तिलक हुआ था। अब उसके बाद में मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ऑप्शन फर्स्ट 22 मई और ऑप्शन सेकेंड 22 अप्रैल, ऑप्शन थर्ड 16 अक्टूबर, ऑप्शन फोर्थ 8 अक्टूबर। देखिए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 22 ऑफ मई यानी 22 मई। अब ध्यान से सुनिए, एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रहे तो काम आएगी। देखिए WEB वेब यानी वर्ल्ड वाइड वेब होता है ना। अब ध्यान सुनिए, W मतलब वाटर यानी 22 मार्च, समझ गए ना। E मतलब अर्थ पृथ्वी यानी 22 अप्रैल। B मतलब बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता 22 ऑफ मई यानी 22 मई। WEB मार्च अप्रैल मई और तीनों की तारीख 22 है। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। और 16 अक्टूबर को आपके मनाया जाता है विश्व खाद्यान्न दिवस और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। लंका ने मूंदड़ी दिखानी राजस्थानी लोकोक्ति का हास्य है। ऑप्शन फर्स्ट समृद्ध व्यक्ति के समक्ष तुच्छ वस्तु का गर्व करना, बड़ी विजय पाना, दुख में सहायता प्राप्त होना और परंपराओं का खंडन करना। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके समृद्ध व्यक्ति के समक्ष तुच्छ वस्तु का गर्व करना यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए क्या कहना चाहती है ये लोकोक्ति। देखिए ध्यान से, लंका ने मूंदड़ी दिखानी राजस्थानी लोकोक्ति यानी लंका मतलब श्रीलंका ऐसे मानो तो प्राचीन समय में हनुमान जी महाराज जो कि लंका दहन करके आए थे, उसके बाद में ऐसा कहा जाता है कि लंका सोने की हो गई थी तो वहाँ तो सोना ही सोना है। तो मूंदड़ी मतलब सोने का आभूषण जो हाथों में पहना जाता है, बीटी टाइप होता है ना, तो उसको तो अब जब लंका पूरी सोने की है उसको अब मूंदड़ी दिखाओगे तो क्या महत्व रहेगा? वो पहले से समृद्ध व्यक्ति है, उसके समक्ष तुच्छ वस्तु का गर्व कर रहे हो अपन, ऐसा कुछ ये लोकोक्ति जोड़ी गई है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उचित मेल है, यानी इसमें से कौन सा उचित मेल है? ध्यान से सुनिए, उचित मेल में रसगुल्ला बीकानेर बिल्कुल सही है, मावे की कचौरी जोधपुर बिल्कुल सही है, घेवर जयपुर बिल्कुल सही है, यानी ये तो सारे के सारे सही, उपरोक्त सभी। ऑप्शन फोर्थ क्वेश्चन संख्या 23 का उत्तर हो जाएगा फोर्थ। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर
किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सेकंड ओपियोलॉजी, ऑप्शन थर्ड डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन थर्ड फोर्थ एस्थेटिक। ध्यान से सुनिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन थर्ड डेंड्रोलॉजी। समझिए ये और कौन कौन सी विज्ञान की शाखाएं ये हैं, इनके अंदर किनका अध्ययन किया जाता है। हार्टिकल्चर बागवानी, हार्टिकल्चर इसको क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर को बागवानी, यानी इसके अंदर फल फूल और उसके बाद में सुंदर पौधों का अध्ययन यानी बागवानी, बाग बगीचों का अध्ययन किसमें होता है? हॉर्टिकल्चर में। ओपियोलॉजी, इसके अंदर सांपों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? जहरीले सांप होते हैं ना, उनका अध्ययन होता है। डेंड्रोलॉजी आ गया वृक्षों की झाड़ियों का अध्ययन, और उसके बाद में एस्थेटिक, इसके अंदर आपके सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का अध्ययन होता है। सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, बात समझ में आ गई ना? सुंदरता के बारे में जाना जाता है इसके इस शाखा के अंदर विज्ञान की। ये ऐसी बहुत सारी शाखाएं विज्ञान की है जो आपको कम से कम मुख्य रूप से 50-60 शाखाएं इंपॉर्टेंट आपको PDF दे दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, बने रहिए। अगले प्रश्न के साथ, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण की गतिविधि है? देखो, पर्यावरण संरक्षण की गतिविधि, कीटनाशक छिड़काव, धूम्रपान करना, वृहद वृक्षारोपण, प्लास्टिक वस्तुओं का प्रयोग। अच्छी तरीके से, ये बहुत इजी क्वेश्चन आपने दे दिया होगा। वृहद वृक्षारोपण ये पर्यावरण संरक्षण है। न तो कीटनाशक दवाओं के छिड़काव से पर्यावरण पर संरक्षण होता है, और न ही धूम्रपान करने से होता है, और न ही प्लास्टिक की वस्तुओं के प्रयोग करने से होता है। तो आसानी से ये प्रश्न आपने हल कर लिया होगा। बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 26 क्या बोल रही है? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? ये माफी चाहूँगा, ये कथन यहाँ उचित नहीं या अनुचित लिखा होना चाहिए था। देखिए यहाँ पर ये उचित नहीं या अनुचित था, ठीक है ना? आप सही कर दीजिएगा, मिसटाइप हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। फर्स्ट देखिए ऑप्शन, कोसवर्धन दुर्ग 12 में स्थित है। एरन हार नामक आभूषण कान में पहना जाता है। जोधपुरी कोट राष्ट्रीय स्तर की पोशाक मान्यता प्राप्त है। और इग्लू एस्किमो जनजाति निर्मित ग्रीष्मकालीन अवकाश है। ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए इनका हल। कोसवर्धन दुर्ग, आपने एक दुर्ग का नाम पढ़ा होगा कि शेरगढ़ दुर्ग, उसी का दूसरा नाम है कोसवर्धन दुर्ग, और ये 12 में परवन नदी के किनारे स्थित है। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, एरन हार नामक आभूषण कान में पहना जाता है। सभी हार तो गले में पहने जाते हैं, लेकिन एक ऐसा हार है जो कान में पहना जाता है, उसको बोला जाता है एरन हार। एरन हार यानी कि एरन, एरन मतलब ऐसे जोड़ दो आप, ईयर, ईयर यानी कान, कान में पहना जाता है एरन हार। उसके बाद जोधपुरी कोट राष्ट्रीय स्तर की पोशाक मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल है, जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त पोशाक माना गया है बिल्कुल। उसके बाद में देखिए ऑप्शन फोर्थ, इग्लू एस्किमो जनजाति द्वारा निर्मित ग्रीष्मकालीन आवास है। देखिए ये बात बिल्कुल गलत है, ये इनका शीतकालीन आवास है। कैसा आवास है? इग्लू शीतकालीन आवास है, यानी बर्फ से बना हुआ। तो ग्रीष्मकालीन आवास होता है ना इनका, उनको बोला जाता है ट्यूफिक। क्या बोला जाता है? ट्यूफिक, ट्यूफिक बोला जाता है ग्रीष्मकालीन आवास को। अच्छी तरीके से इस बात को ध्यान रखिए। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्रश्न संख्या 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 4। बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। 27वां क्वेश्चन है, दूर स्थित किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के विषय में शिक्षण समय किसका सर्वाधिक उपयोग होता है? तो ये कोई वस्तु दूर है, उसमें आप शिक्षण समय करवाना चाहते हो, कोई जैसे जिसको आप कक्षा में नहीं लाना चाहते हो, सॉरी कक्षा में नहीं ला सकते हो, इतनी बड़ी चीज़ है, तो उसका शिक्षण आपके करवाया जाता है किससे? मॉडल से, नमूने से करवाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, नमूना, मॉडल। ये प्रश्न आपने कर लिया होगा। बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में, एक कोई पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है, उसके विभिन्न प्रकरण हैं, जिसमें से एक प्रकरण यानी खंड करके देखो, ये उसका टाइटल है, और को शामिल किया गया है। इस खंड को शामिल करने का उद्देश्य हो सकता है, क्या उद्देश्य हो सकता है इस खंड को शामिल करने का? घर में विद्यार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्येक हस्तपरक अनुभव उपलब्ध करवाना। देखिए ये प्रत्येक नहीं है, यहाँ पर प्रत्यक्ष लिखा हुआ था, हो सकता है मिस टाइप हुआ है, प्रत्यक्ष मानिए आप इसको। उसके बाद में परीक्षा निष्पादन में सुधार करना और वैज्ञानिक शब्दावली का परिचय करवाना एवं परिभाषाएं सिखवाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सेकेंड, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव करवाना। हो सकता है मिस टाइप हो गया। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन और टुडेज लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन, जब शिक्षक द्वारा छात्रों को ऐसे विषय
ऐसी विषय वस्तु दी जाती है जिस पर विचार करने के लिए छात्र मजबूर हो जाते हैं तथा छात्रों के मस्तिष्क में विचारों की हलचल एवं झंझावत रूपी तूफान उठने लगता है। तो ये शिक्षण विधि कौन थी? यानी शिक्षक छात्रों को ऐसी विषय वस्तु देता है जिससे उनके मस्तिष्क में विचारों का एक हलचल उत्पन्न होती है और वो तूफान उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी विधि कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट मस्तिष्क उद्दीलन विधि, ऑप्शन सेकंड अभिनयकरण विधि, ऑप्शन थर्ड सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि, ऑप्शन फोर्थ पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके मस्तिष्क उद्दीलन विधि। उम्मीद करता हूँ आपने प्रश्न पत्र अच्छे से हैंडल किया होगा और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे। अब आप अपनी काउंटिंग लगा दीजिए। उसके बाद में मैं बताता हूँ लगातार ये टेस्ट सीरीज आपके लिए जारी रहेगी। आप अपना फीडबैक जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रीड अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। यकीन मानिए अपना ये छोटा सा प्रयास अगर आप लगातार बने रहे तो परीक्षा में 100% अपन को सफलता दिलाएगा। इसी के साथ मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया।